नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं ग्लेनमार्क के बारे में। पिछले दिनों कुछ न्यूज़ आई थी कि इसके कोविड-19 की दवा लाई है और भारी तेज़ी भी देखने को मिली थी, लेकिन वो तेज़ी अब गायब हो गई। आप देख सकते हैं, चार्ट्स पर भी हम देखेंगे। लेकिन इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिविडेंड भी दिया है और क्या ये फिर से ऊपर जा सकता है या नहीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेवल्स और टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं ग्लेनमार्क फार्मा के बारे में। आप देख सकते हैं कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 13,000 करोड़ के आसपास का। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 466 रुपीज़, जो कि 1.87% हमें ऊपर दिखा है। 1 वीक के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं 13.9%, यानी कि तकरीबन 14% के पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुका था। 573 के आसपास इसने हाई बनाया था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और आप देख सकते हैं 466 के आसपास इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। तो जिससे हमें पता चलता है कभी भी एक न्यूज़ के कारण हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके फंडामेंटल्स को जानना चाहिए। कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसके बारे में देखने के बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 33% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो इतनी तेजी के बावजूद कोई अच्छे रिटर्न्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। 5% के पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। 5 ईयर के बारे में बात करें, लॉन्ग टर्म में इसने नेगेटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 52% के नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक ये रहा है। की मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पी रेशियो जो है वो 14.23, जबकि सेक्टर का पी है 33.95। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो है 2.34, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 3.5। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सेक्टर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक ये रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.42 है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड है 0.69। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू स्टॉक है, तो क्या ये कंपनी बुरी है, क्या ये लॉस मेकिंग कंपनी है? तो हम देख पाएंगे कि फाइनेंशियल ट्रेंड में ऐसी कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। रेवेन्यू ओवर द ईयर्स हमें बढ़ता हुआ ही नजर आया है। अगर हम प्रॉफिट्स भी देखें तो कभी भी लॉस देखने को नहीं मिला है। प्रॉफिट भी यहाँ पर मेंटेन रहता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्वार्टर फोर रिजल्ट्स भी देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे चार्ट्स पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो चलिए एक नज़र डाल देते हैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स पर। लेकिन उससे पहले ज़रा देख लेते हैं कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने रेकमेंड किया है 2.5 पर शेयर का डिविडेंड, यानी कि 2 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड हमें मिलने वाला है पर इक्विटी शेयर, जो कि एक अच्छी बात है। तो अब चलिए देख लेते हैं इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट कैसे आए हैं। तो हम देखने वाले हैं ग्लेनमार्क के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीस इन मिलियंस में दिए गए हैं, लेकिन ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको करोर्स में कन्वर्ट करके ही बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं इस क्वार्टर के जो टोटल इनकम हमें देखने को मिली है वो है 2811 करोड़ की टोटल इनकम, जो कि थी 2768 करोड़ की टोटल इनकम पिछले क्वार्टर में। अगर बात करें पिछले साल के बारे में, यानी कि मार्च 2019 के क्वार्टर के बारे में, तो 2602 करोड़ की टोटल इनकम हमें देखने को मिली थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में अच्छी खासी ग्रोथ यहां पर दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर का जो निकल कर आता है वो है 220 करोड़, जो कि था 190 करोड़ पिछले क्वार्टर में। अगर बात करें पिछले साल के बारे में, यानी कि मार्च 2019 के क्वार्टर के बारे में, तो 161 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में सिग्निफिकेंट ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ये तो हो गई है क्वार्टर के बाद। अब बात कर लेते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के बारे में। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें जो टोटल इनकम देखने को मिली है वो है 10,800 करोड़ की, जो कि थी 10,073 करोड़ की पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि टोटल इनकम में हमें डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट के बारे में। टोटल इनकम में ग्रोथ देखने के बावजूद हमें नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। इस फाइनेंशियल ईयर में जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो 775 करोड़ का, जो कि था 924 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें अच्छी खासी डी ग्रोथ देखने को मिले, अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। फाइनेंशियल ईयर्स को हमने कंपेयर करने पर देखा
कि जो टोटल इनकम है वो तो ऊपर गया है, लेकिन नेट प्रॉफिट उसके बावजूद नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। उसका रीज़न मैंने ढूंढने की कोशिश की है, मैं आपको रीज़न भी बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डेप्रीशिएशन, एमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट एक्सपेंस। अगर आप देखेंगे कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो था 325 करोड़ का एक्सपेंस, जो कि बढ़कर 417 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें देखने को मिला है इस एक्सपेंस में, और इसी के कारण थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है नेट प्रॉफिट पर भी। हालांकि इतने ज़्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा है रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस बढ़ता हुआ नजर आया है, टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि कंपनी ओवरऑल सेल्स बढ़ा रही है, अपनी कंपनी को ग्रो कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। तो अब चलिए देखते हैं इसके चार्ट्स पर कैसी मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चल रहा है कि मार्केट क्रैश से पहले स्टॉक 330 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 160 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली थी। पुराने लेवल्स को इसने रिक्लेम कर दिया था, लेकिन स्टॉक वहां पर रुका नहीं और हमें धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ नजर आया था। और साथ ही साथ एक दिन ऐसी न्यूज़ आई कि कोविड-19 की दवा बेचने की परमिशन ग्लेनमार्क फार्मा को मिल गई है, और उसी दिन अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी, और आप देख सकते हैं स्टॉक काफ़ी ऊपर निकल चुका था। लेकिन करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो 570 के आसपास हाई बनाने के बाद उसी दिन अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, और दूसरे दिन से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ दिखाई दे गया था। अगर बात करें आप करंट सिचुएशन के बारे में तो आप देख सकते हैं 450 460 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है ग्लेनमार्क फार्मा। इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स का जो नंबर निकल कर आता है वो है 52.73। आप देख सकते हैं 80 के ऊपर निकल चुका था, यानी कि ओवरबॉट हो चुका था, काफी ज्यादा ओवरबॉट हो चुका था। इसीलिए हमें यहां पर टेक्निकल करेक्शन देखने को मिला है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं आरएसआई का भी नंबर ओवरबॉट जोन में चला गया था, काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुका था, इसलिए यहाँ पर भी हमें करेक्शन देखने को मिला है, और फिलहाल 65.35 के आसपास आरएसआई का नंबर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं एमएससीडी ने यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर दिया था, और उसके बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन वो तेजी हमें गायब होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर भी हमें एक बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिले, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से 3 दिनों से हिस्टोग्राम सारे रेड बन रहे हैं और वो भी छोटे होते जा रहे हैं, जो कि हमें बताते हैं कि आगे आने वाले दिनों में थोड़ी और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड के ऊपर तो निकल ही चुका था, अपर बैंड को ये कितना ज़्यादा मार्जिन से तोड़ चुका था। अपर बैंड जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 492 का लेवल। इसने जो हाई बनाया था वो था 570 के आसपास, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया, और आप देख सकते हैं स्टॉक हमें तुरंत नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, बॉलिंजर बैंड के अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडियन के बारे में बात करें तो वो है 416 का लेवल। अगर बात करें इसके लोअर बैंड के बारे में तो वो है 339 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें, जो पिवट लेवल है वो है 347 का लेवल। 3 रेजिस्टेंस जो थे वो सारे टूट चुके हैं। आप देख सकते हैं तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो है 428 का। फिलहाल स्टॉक 428 के भी ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे के लेवल्स के बारे में बात करने की जरूरत अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसकी संभावनाएं कम ही दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग ऑल टाइम चार्ट पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। 2010 के बाद तो इसने अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए थे, 1250 तक स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद जो गिरावट देखने को मिली है उसे कोई भी नहीं रोक पाया है। आप देख सकते हैं 160 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस हमें तेज़ी देखने को मिली है। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में तो आप देख सकते हैं सारे कैंडल्स यहाँ पर एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी तेज़ी के बाद हमें 50 मंथ्स का मूविंग एवरेज और 100 मंथ्स का मूविंग एवरेज उसे अप्रोच करता हुआ नजर आया था, लेकिन वहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसी दिन अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिल चुका था। तो जो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज है, जो कि येलो लाइन, और साथ ही साथ जो रेड लाइन है वो है 200 मंथ्स का मूविंग एवरेज, जो कि कैलकुलेट होकर 425 के आसपास आता है। तो यहाँ पर हम सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वीकली कैंडल्स पर, जहाँ पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा। तो तेजी तो ऑफकोर्स बहुत ही देखने को मिली थी। अपने 200 वीक्स के मूविंग एवरेज को भी किसने क्रॉस कर लिया था, लेकिन हमें वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया था। आप देख सकते हैं 100 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है वो है 440 का लेवल। इसी लेवल के आसपास हम इसमें सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है, आप अभी डीप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है इसमें लॉस बुक करने का कोई भी रीज़न दिखाई नहीं देता है। कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, हमने देखा फाइनेंशियल ट्रेंड भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है।
फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में ऐसी जनरली मूवमेंट आती रहती है और इसीलिए नॉर्मली रिटेल निवेशक के लिए, छोटे पोर्टफोलियोज के लिए फार्मा स्टॉक्स इतने ज़्यादा सूटेबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे स्टॉक्स अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं, अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाई है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है और आप अभी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस न्यूज़ के आने के बावजूद इसमें गिरावट आ रही है तो क्या सेल कर दे स्टॉक को, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो मेरा मानना है आपको सेल नहीं करना चाहिए। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, एक न्यूज़ के कारण कभी भी स्टॉक में सेलिंग या बाइंग हमें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बाइंग भी रेकमेंड नहीं की थी जब ये स्टॉक ज़्यादा ऊपर जा रहा था। तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने लिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कीजिए, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो इसमें से प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच भी सकते हैं। हालांकि अगर आपने जब उसी दिन तेजी थी तभी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते तो अच्छा होता। अगर फ्रेश बाय के बारे में बात करें तो जब न्यूज़ मैंने आपको बताई थी कि कोविड-19 की दवा आने वाली है, तभी भी मैंने आपको 350 370 का जो रेंज था वो रेकमेंड किया था बाइंग के लिए। अभी भी मैं आपको वही रेकमेंड करूंगा, लेकिन अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, तो मेरा मानना है करंट मार्केट प्राइस पे आप माल उठा सकते हैं। 440 के आसपास आप इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो वीक्स का एवरेज, मंथ्स का एवरेज, वो भी 420 टू 440 के लेवल में हमें दिखाई दे रहा था। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर, एक्टिव इन्वेस्टर अभी के लेवल्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा गिरने का वेट करना चाहते हैं, उनके लिए वही लेवल्स मैं आपको दोहराना चाहूंगा जो कि 350 360 370 के आसपास के लेवल्स। कौन से लेवल पर बाइंग करना है ये तो आपका डिसीजन है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।